हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस मंथ की वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको यहाँ पर मंथ वाइज वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, इन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस दो आर्द्र भूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो यूपी के एटा स्थित पटना बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट वेटलैंड बन गया है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ में स्थित छारी ढांड वेटलैंड को भी रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। यह बन्नी घास के मैदानों के पास स्थित है। अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 96 से बढ़कर 98 हो गई है। यह आंकड़ा लगातार बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया गया, जिसमें भारत को 91 रैंक दी गई। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी करी है। इस इंडेक्स में 182 देशों को रैंक किया गया। भारत को 100 में से 39 अंक मिले। पिछले साल की बात करें 2024 की, इंडिया को 96 नंबर पर रखा गया था और तब स्कोर था 38। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टॉप रैंक की बात करें, डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है, फिनलैंड को सेकंड और तीसरे नंबर पर रखा गया है सिंगापुर को। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन को 76 नंबर पर रखा गया, पाकिस्तान को 136वें स्थान पर, श्रीलंका को 107वें स्थान पर और बांग्लादेश को 150वें स्थान पर रखा गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो ये एक वार्षिक इंडेक्स होता है, एनुअल इंडेक्स होता है, जो कि पब्लिक सेक्टर करप्शन को मापता है। इसको कौन जारी करता है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से प्रकाशित किया जा रहा है। टोटल 182 कंट्रीज एंड टेरिटरीज है जिनको रैंक दी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? तो एनसीपी लीडर एंड राज्यसभा एमपी सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। यह महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने वाली फर्स्ट वुमेन है। 2024 में राज्यसभा एमपी चुनी गई। सुनेत्रा पवार यहाँ पर करेक्ट होगा, सी आंसर। हम सभी को पता ही है कि अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद इन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज ने। उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस अल्कराज का ये 7th ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने। अगर पिछले साल बात करें 2025 में, तो जेनिक सिनर ने खिताब अपने नाम किया था। वुमेन सिंगल की बात करें तो एलिना रिबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की है, उन्होंने फाइनल्स में आर्याना सबलेंका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि एक हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जालंधर के पास स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया है। ये घोषणा संत गुरु रविदास जी की 649वीं बर्थ एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर किया गया। पीएम मोदी ने लुधियाना स्थित हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। यह भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस भी है। यहाँ पर श्री गुरु रविदास जी, बी आंसर। फरवरी 2026 में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। वित्त आयोग की बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे का निर्धारण करना होता है। 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू होगी। यहाँ पर सी आंसर। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मणिपुर में फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था, जो कि फरवरी 2026 में समाप्त हुआ। खेमचंद सिंह की बात करें तो इम्फाल वेस्ट की सिंगजामेई सीट से विधायक हैं। वे पहले मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर युमनाम खेमचंद सिंह। अक्सर 7 सिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 की बात हो रही है असम के
मीसामारी में इसका आयोजन हुआ है। यह अभ्यास 4 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ। खंजर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर केंद्रित होता है। इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका आयोजन दोनों देशों में बराबरी से किया जाता है। यहाँ पर मीसामारी असम। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग बुजुर्गों के लिए विशेष बजट की घोषणा करी है? तो वो है केरल। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अलग एल्डरी बजट मतलब बुजुर्गों के लिए विशेष बजट की घोषणा करी है। यह बजट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पेश किया गया। राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालगोपाल ने इसे बजट में शामिल किया। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि पेंशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी और अन्य वेलफेयर स्कीम पर होने वाले खर्च को एक अलग बजट स्टेटमेंट में दिखाना है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यहाँ पर केरल वो राज्य है। ये आंसर। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें 2026 में हुआ। भारत ने इस खिताब को जीता। फाइनल हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच और भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया गया था। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये अपना छठा खिताब जीता है, जिससे वह इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश बन गया है। यहाँ पर इंडिया बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला पोर्ट बना है जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। यह पोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित है। एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है ताकि अवैध ड्रोन गतिविधियों को रोका जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है पोर्ट सिक्योरिटी, कार्गो सेफ्टी और नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना। यहाँ पर ए आंसर। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? सर्विसेज टीम ने। फाइनल मुकाबले में सर्विसेज ने केरल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह सर्विसेज की 8वीं संतोष ट्रॉफी जीते हैं। फाइनल मैच असम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। सर्विसेज ने इस बार इसका खिताब जीता है। अगला आता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया। स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 94C में दिया गया है। इसके अनुसार लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए पहले नोटिस दिया जाता है और फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से इसे पारित करना होता है। यदि सदन के पर्याप्त सदस्य अगर इसका समर्थन कर देते हैं तो स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 94C। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो नेशनल पल्सेस आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस मिशन का उद्देश्य है देश में दलहन उत्पादन बढ़ाना और भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना। इसके तहत देश भर में लगभग 1000 नई दाल मिलें स्थापित की जाएगी और किसानों को सब्सिडी, सीड किट और प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई। FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये टूर्नामेंट जर्मनी के विसेन हॉस में आयोजित हुआ था। फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने फेबियानो कारुआना को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ये इस फॉर्मेट का पहला ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के महान शतरंज खिलाड़ी हैं। ये उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण वर्ल्ड टाइटल है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। ओल चिक्की लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया। ओल चिक्की लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो ओल चिक्की लिपि का संबंध है संथाली भाषा से। इस लिपि का निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था ताकि संथाली भाषा की ध्वनियों को सही तरीके से लिखा जा सके। पहले संथाली भाषा को रोमन, देवनागरी और बंगाली लिपि में लिखा जाता था, लेकिन वे इसकी फोनेटिक ध्वनि को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाती थी। इसीलिए ओल चिकी को एक विशेष फोनेटिक स्क्रिप्ट के रूप में विकसित किया गया। तो यहाँ पर संथाली बिल्कुल करेक्ट होगा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। वो BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल किया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पुत्र हैं। लंबे समय बाद बांग्लादेश में नया नेतृत्व सामने आया है और वे मोहम्मद यूनुस की जगह पर सत्ता में आए, जो कि पहले इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर तारिक रहमान। किस राज्य ने पहली बार भारत में टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है? तो केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। टाइडल फ्लडिंग समुद्र के जल स्तर बढ़ने से होने वाली बाढ़ होती है, जो कई बार बिना बारिश के भी हो सकती है। इसे सनी डे फ्लडिंग भी कहा जाता है। इस निर्णय के बाद प्रभावी लोगों को वही सरकारी सहायता और कंपनसेशन मिलेगा
जो अन्य नेचुरल डिजास्टर जैसे कि साइक्लोन या फिर भारी बारिश के बाद दिया जाता था। तो यहाँ पर केरल वो राज्य बना है। डी आंसर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट की बात करें तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम ट्रेड रूट में से एक है। दुनिया के लगभग 20 से 30% क्रूड ऑयल, बड़ी मात्रा में लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसी रास्ते से परिवहन होती है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तनाव या फिर अवरोध का सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर देखने को मिलता है। हाल ही में इजराइल, ईरान और यूएस की जो वॉर हमको देखने को मिल रही है, उस दौरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर डी आंसर। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज़म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। इस पुस्तक में महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन, विचार और सामाजिक योगदान का वर्णन किया है। पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। श्री नारायण गुरु ने समाज में समानता, सामाजिक सुधार का संदेश दिया था, जिनका एक प्रसिद्ध नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता के लिए। तो किसने लिखा इस पुस्तक को? शशि थरूर ने। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है। 2026 का आयोजन मिलान कोर्टिना, इटली में किया गया 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच। इस प्रतियोगिता में कुल 116 मेडल इवेंट्स आयोजित किए गए, जिनमें 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। नॉर्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 गोल्ड सहित कुल 41 मेडल जीतकर मेडल टेबल में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने 12 गोल्ड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। विंटर ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इसमें स्कीइंग, आइस हॉकी और स्केटिंग जैसे स्नो और आइस स्पोर्ट्स भी शामिल होते हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है भारतीय फिल्म बुंग ने। यह फिल्म मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक बच्चे की कहानी दिखाती है। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है, जबकि इसे फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने प्रोड्यूस किया है। बाफ्टा की बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित फिल्म और टेलीविजन अवार्ड है, जिसे अक्सर ब्रिटिश ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बुंग बिल्कुल करेक्ट होगा। वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा? तो वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाला जॉइंट स्पेशल फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 23 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच जॉइंट रेडीनेस, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिक्स में सहयोग बढ़ाना। तो बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा। डी आंसर। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुंटियस की प्रतिमा की जगह पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुंटियस की प्रतिमा हटाकर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। राजगोपालाचारी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। 1954 में भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्तियों में शामिल थे। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर सी राजगोपालाचारी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में मेडल टैली में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो इंडियन आर्मी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया है। सेना ने कुल 23 मेडल जीते, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है इंडियन आर्मी ने। इस प्रतियोगिता में लगभग 1000 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार पहली बार फिगर स्केटिंग को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में लेह और गुलमर्ग में किया गया। यहाँ पर भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद क्नेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल प्रदान किया गया। ये पहली बार है जब यह सम्मान किसी विश्व नेता को दिया गया है और पीएम मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता बने हैं। इस सम्मान के माध्यम से भारत और इजराइल के बीच मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशन और सहयोग को भी रेखांकित किया गया। यहाँ पर स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल। अगला आता है 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? तो 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल असम के धेमाजी जिले में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था। ये उत्सव असम की मिसिंग जनजाति का एक प्रमुख कल्चरल फेस्टिवल है, जिसका उद्देश्य है उनकी भाषा, उनकी परंपरा, नृत्य, संस्कृति इनको संरक्षित करना। इस उत्सव में फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल डांस और अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। तो कहां पर आयोजित किया गया? असम में। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यह उत्सव असम की मिसिंग जनजाति का एक प्रमुख
कल्चर फेस्टिवल हैं। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में दलाई लामा को बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। उन्हें यह सम्मान मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा एल्बम के लिए दिया गया। ये उनके जीवन का पहला ग्रैमी अवार्ड है जिसे उन्होंने लगभग 90 वर्ष की आयु में जीता है। ग्रैमी अवार्ड्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड माने जाते हैं। यहाँ पर दलाई लामा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया? तो फरवरी मंथ हम सभी को पता ही है कि बजट के लिए जाना जाता है और बजट से रिलेटेड हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बजट पर मैंने एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो आपको दे रखा है। उसमें मैंने आपको 30+ इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कराएं और अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो बजट का आपका पूरा काम हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बजट से गलत हो ही नहीं सकता। तो बस आपको करना ये है कि वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बजट क्रेजी जीके ट्रिक, आपको सबसे पहला वीडियो दिख जाएगा। बस आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर पूछा गया है कि कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया? तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने कुल 53.5 लाख करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया है। यह राशि केंद्र सरकार के अलग अलग क्षेत्र जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सोशल सेक्टर और विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। बजट हर वर्ष 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को लगभग GDP का 4.3% रखने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर 53.5 लाख करोड़। सी आंसर। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूटर की बात हो रही है। तो गुजरात भारत में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन गया है। 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगभग 42.58 गीगावाट हो गई, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 16.5% है। राज्य सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों क्षेत्रों में अग्रणी है। विशेष रूप से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने में गुजरात देश में पहले स्थान पर है। यहाँ पर गुजरात बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। समय पर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को प्रोत्साहित करना और इस बीमारी से होने वाली मौतों को कम करना इस दिवस को मनाने का मेन पर्पस है। ये अभियान जो है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2025 से 27 के लिए इसका थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। इसको भी क्लियर रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हर मरीज की स्थिति अलग होती है और उसके अनुसार इलाज और सहयोग जरूरी है। 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आता है क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है और इसे अक्सर जियो साइंस का नोबेल भी कहा जाता है। रामनाथन ने CFC गैसों के प्रभाव पर महत्वपूर्ण शोध किया था और बताया था कि ये गैसें ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती हैं। यहाँ पर वीरभद्रन रामनाथन। प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है हरियाणा थंडर्स ने। फाइनल मुकाबले में हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। यह मैच नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया। प्रो रेसलिंग लीग भारत की प्रोफेशनल रेसलिंग लीग है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका आयोजन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हरियाणा थंडर्स। चर्चा में रही पेन्नार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो पेन्नार नदी जल विवाद की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक द्वारा बनाए गए चेक डैम और डाइवर्जन स्ट्रक्चर के कारण नदी का डाउनस्ट्रीम फ्लो कम हो रहा है। ये नदी कर्नाटक के नंदी हिल से निकलती है और लगभग 497 किलोमीटर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये विवाद है। डी आंसर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? बोर्ड मेंबर के रूप में नियुक्त होने वाली तो निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बोर्ड मेंबर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। यहाँ पर निवेदिता दुबे। ATP मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ATP मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 20 की रैंक हासिल करी है। इससे पहले रोहन बोपन्ना ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में स्वीडन के आंद्रे गोरानसन के साथ उनकी जोड़ी तीसरे राउंड तक पहुंची थी, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण रैंकिंग पॉइंट्स यहां पर दिए गए। करेक्ट आंसर होगा यूकी भांबरी। फरवरी 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने कराया? स्पेन ने कराया। ये स्पेन ने
फरवरी 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। इस फैसले की घोषणा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बना था। यहाँ पर स्पेन करेक्ट होगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो त्रिपुरा ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक पंचायतों के विकास, उनकी ट्रांसपेरेंसी और सर्विस डिलीवरी के आधार पर रैंकिंग करता है। त्रिपुरा की सभी 1176 पंचायतों ने डेटा अपलोड और वेरिफिकेशन में 100% सफलता हासिल करी है। यह रैंकिंग देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के मूल्यांकन के बाद जारी की गई है। यहाँ पर त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट होगा। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो राजस्थान का अलवर जिला है जो भारत का पहला जिला बना जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज हासिल करा है। यह पहल भारत सरकार और IRDAI के सहयोग से की गई है। इसका उद्देश्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 लक्ष्य को हासिल करना, ताकि देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा मिल सके। इस पहल के तहत जिले के सभी पात्र लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ा गया है। अलवर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत ने सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो भारत की महिला फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। यह फाइनल मैच पोखरा रंगशाला स्टेडियम नेपाल में खेला गया। टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था 31 जनवरी से 7 फरवरी 2026 के बीच में नेपाल में। भारतीय टीम ने दक्षिण एशिया में महिला फुटबॉल में अपनी स्थिति यहां पर फिर से मजबूत करी है। बांग्लादेश को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? कौन है? सानाए ताकाइची जापान के इतिहास की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है जिन्होंने आम चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी की है। उन्होंने फरवरी 2026 में हुए जनरल इलेक्शन में भारी बहुमत हासिल किया है। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने 465 में से 316 सीटें जीती। ध्यान रखिएगा, ताकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यहाँ पर बी आंसर। थाईलैंड के पुनः प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो अनुटिन चार्नविराकुल को थाईलैंड का पुनः प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। उनकी पार्टी भूमजाई थाई पार्टी आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 500 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 193 सीटें इन्होंने जीती। वे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सितंबर 2025 में राजनीतिक अस्थिरता के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था और अब चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में आए। थाईलैंड के पुनः प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? अनुटिन चार्नविराकुल। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन के तियानजिन में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं और 7वां स्थान भारत ने हासिल किया है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। भारत का एकमात्र गोल्ड मेडल तेजस्विन शंकर ने जीता है मेंस हेप्टाथलॉन में। ये इवेंट एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें एशिया के शीर्ष एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर 7th रैंक मिली है भारत को। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की बात करें 2024-25 रिपोर्ट की, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन करने वाला राज्य बना है। वर्ष 2023-24 में भारत का कुल ऊन उत्पादन लगभग 33.69 मिलियन किलोग्राम रहा है, जिसमें राजस्थान का योगदान लगभग 47.5% रहा। यहाँ पर मारवाड़ी और चोकला नस्ल की भेड़ें प्रमुख है। यह रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जारी की जाती है। राजस्थान बिल्कुल करेक्ट है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात करें, भारत 45वें स्थान पर आए। ये रिपोर्ट पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में यह आंका जाता है कि कोई देश ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग विकास के लिए कितना प्रभावी ढंग से कर रहा है। भारत ने इस वर्ष 4 स्थान का सुधार किया है। 2024 में भारत की रैंक थी 49 और 2025 में है 45। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और समाज सुधारक सरोजनी नायडू की जयंती के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत की कोकिला। इस दिन का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व और समाज में महिलाओं को समान अवसर देने के महत्व को उजागर करना। 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आता है, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां पर आयोजित हुई है? तो भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के
ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने की है। यह बैठक ब्रिक्स समिट 2026 की तैयारियों के तहत आयोजित की गई। भारत ने 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी, तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। फरवरी 2026 में लॉन्च की गई पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु पुस्तकों के लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। इन पुस्तकों का विमोचन भुवनेश्वर में किया गया। इनमें से एक पुस्तक 1817 के पाइका विद्रोह के नायक बख्शी जगबंधु के जीवन और संघर्ष पर आधारित है, जबकि दूसरी पुस्तक ओडिया भाषा में अलग अलग विषयों पर निबंधों का संग्रह है। किसके द्वारा लिखी गई हैं? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा। सी आंसर। भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? तो भारत सरकार ने जीडीपी और आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए नया बेस ईयर 2022-23 को प्रस्तावित किया है। इससे पहले जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस ईयर बदलने का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना और उत्पादन पैटर्न को अधिक सटीक रूप से दर्शाना। यह बदलाव मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 2022-2023 नया आधार वर्ष। ए आंसर। समाचार में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर को प्रभावित किया और वहां पर भारी नुकसान भी हुआ। सबसे अधिक असर तोआमासीना शहर में देखने को मिला, जो देश का एक प्रमुख पोर्ट सिटी है। इस चक्रवात की गति लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रही है। मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट के पास स्थित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और यह मोजाम्बिक चैनल के पास स्थित है। मेडागास्कर यहाँ पर सी आंसर। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो नाटो ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में निगरानी बढ़ाना, सुरक्षा मजबूत करना और नाटो देशों के बीच बेहतर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। हाल ही के दिनों में ग्रीनलैंड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हुई है। इसलिए नाटो ने इस मिशन के माध्यम से सर्विलांस, सुरक्षा सहयोग और सामरिक संतुलन बनाए रखने की पहल की है। तो नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से नए परिसर सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया है। यह 1947 के बाद पहली बार है जब पीएमओ को नई जगह पर शिफ्ट किया गया। इस नए परिसर में पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और कैबिनेट सेक्रेटरीट जैसे प्रमुख कार्यालय स्थित होंगे। इसका उद्देश्य अलग अलग मंत्रालयों और शीर्ष संस्थानों को एकीकृत परिसर में लाकर प्रशासनिक समन्वय और निर्णय प्रक्रिया को अधिक तेज करना और प्रभावी बनाना। यहाँ पर सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप पर स्थित है। सामान्य ज्वालामुखी जो वोल्केनो में लावा और आग निकलती है, जबकि मड वोल्केनो से कीचड़, गैस और पानी निकलता है। हाल ही में यहाँ पर विस्फोट की घटना चर्चा में रही, इसलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। वहीं बैरन द्वीप भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, तो ये भी क्लियर रखिएगा, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है और समय समय पर सक्रिय रहता है। यहाँ पर बाराटांग द्वीप बिल्कुल करेक्ट होगा। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो गुजरात सरकार ने उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया। वे कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और भारत के प्रमुख बैंकिंग उद्योगपतियों में से एक हैं। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक फाइनेंशियल हब के रूप में विकसित करना है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना है। किसे इस सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? उदय कोटक को। अगला आता है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां पर आयोजित की गई? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल कुछ देशों या फिर कंपनियों तक सीमित न रखकर पूरी दुनिया, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों के लिए सुलभ बनाना है। इस कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि, टेक कंपनियों के सीईओ और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए थे और एआई के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रभाव पर चर्चा की गई। न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। WHO ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन NOPV2 को मंजूरी दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित NOPV2 को मंजूरी दी है। ये एक ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसका उद्देश्य है टाइप 2 पोलियो वायरस को नियंत्रित करना। इस वैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद स्थित कंपनी के द्वारा किया गया।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, भारत को 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर पोलियो उन्मूलन के लिए ऐसी नई वैक्सीन महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यहाँ पर बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, डी आंसर। आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? कौन बना है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला मेजर पोर्ट बना है जिसे आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है। ये रेटिंग पर्यावरण अनुकूलित इमारतों को दी जाती है। इस पोर्ट के प्रशासनिक भवन को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुसार विकसित किया गया है, जहां पर 100% रिन्यूएबल एनर्जी, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे पर्यावरण अनुकूलन व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। अगला आता है, फरवरी माह में घोषित पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे के भीतर तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराना। विशेषज्ञों के अनुसार इस समय पर सही उपचार मिलने से लगभग 50% तक लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह योजना देश की किसी भी सड़क पर हुई दुर्घटना के मामले में लागू होगी। 1.5 लाख यहाँ पर करेक्ट होगा। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया है? भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता न्यू दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। भारत ने कुल 94 पदक जो है वो हासिल करें। इस टूर्नामेंट में लगभग 17 देशों के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। ये एशिया की प्रमुख शूटिंग चैंपियनशिप है जिसका आयोजन एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भारत बिल्कुल सही होगा। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ICAI, पूरा नाम है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो CA प्रसन्ना कुमार डी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे इस संस्था के 74वें अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैं। उन्हें लेखा एवं वित्तीय क्षेत्र में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव भी है। ICAI की बात करें तो भारत की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि चार्टेड अकाउंटेंट्स की शिक्षा, परीक्षा और पेशेवर मानकों को नियंत्रित करती हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े अकाउंटिंग संस्थानों में से एक है। CA प्रसन्ना कुमार डी। अगला है, अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अफ्रीकी यूनियन का 39वां शिखर सम्मेलन अदिस अबाबा, इथोपिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता, शांति और आर्थिक विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सहयोग को मजबूत करना है। कहाँ पर आयोजित किया गया? अदिस अबाबा, इथोपिया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया अवार्ड स्मृति मंधाना को। उन्होंने वर्ष 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1703 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए, जो किसी भी महिला क्रिकेटर द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में बनाए गए सबसे अधिक रन है। वे एक वर्ष में 1000 से अधिक वनडे रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर भी बनी है। ये पुरस्कार भारतीय महिला खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए BBC द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो गलाथिया बे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये क्षेत्र हाल ही में ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण चर्चा में रहा। इस परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और आधुनिक टाउनशिप और पावर प्लांट विकसित किए जाएंगे। इसी के चलते काफी सुर्खियों में रहा। ध्यान रखिएगा, गलाथिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार आइलैंड, बी आंसर। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। इस परियोजना को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी दी है। ये टनल असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी और इससे दूरी लगभग 240 किलोमीटर से घटकर 34 किलोमीटर रह जाएगी। परियोजना की कुल लंबाई लगभग 33.7 किलोमीटर होगी और इससे यात्रा का समय लगभग 6 घंटे से घटकर 20 मिनट हो जाएगा। साथ ही यह सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। लोसर फेस्टिवल 2026 किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो लोसर फेस्टिवल तिब्बती समुदाय का नववर्ष उत्सव है और इसे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन ये शुरू होता है। इसे भारत के लद्दाख, सिक्किम और हिमालयी क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर पारंपरिक नृत्य होता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हिमाचल प्रदेश हमको दिख रहा है, बी आंसर करेक्ट होगा। चर्चा में रहा शाहपुर कंडी डैम किस नदी पर स्थित है? शाहपुर कंडी डैम रावी नदी पर स्थित है और ये पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा के पास
पठानकोट में बनाया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। इसके अलावा इससे जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों और पंजाब की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। यह परियोजना कई वर्षों तक राज्यों के विवाद के कारण रुकी रही, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। तो रावी नदी पर स्थित है शाहपुर कंडी डैम। अगला क्वेश्चन आता है, भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य एआई, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर्स और महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है, क्रिटिकल मिनरल्स को। तो भारत पैक्स सिलिका नामक अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और मजबूत बनाना। इसका लक्ष्य तकनीकी क्षेत्रों में देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है और इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम करना है। यह पहल 2025 में शुरू की गई थी। यहाँ पर पैक्स सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 का शुभारंभ असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित गांवों का समग्र विकास करना है। दूसरे चरण में यह योजना 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के लगभग 1954 सीमावर्ती गांवों को कवर करेगी। इसके लिए लगभग 6,839 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। तो वीवीपी 2 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? असम से। वन जीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू की गई है? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है और इसी टाइगर रिजर्व ने महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू करी है। इस कार्यक्रम के तहत आसपास के गांवों की शिक्षित महिलाओं को वन संरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये महिलाएं अवैध शिकार, वन कटाई को रोकने और सरकारी योजनाओं की जानकारी फैलाने में मदद करती हैं। इसके लिए उन्हें प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जिससे स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी बढ़ेगी। यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व। अगला आता है, शीतकालीन तूफान हर्नाडो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में आया था? तो विंटर स्टॉर्म हर्नाडो नॉर्थ अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में आया और इसका सबसे अधिक प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर पड़ा है। इस तूफान के कारण वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन जैसे शहर प्रभावित हुए। इसके कारण कई हजारों उड़ानें रद्द भी करना पड़ी। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण यातायात और जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा। तो विंटर स्टॉर्म हर्नाडो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में आया था? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगला आता है क्वेश्चन, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो रॉब जेटन ने नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे देश के इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लगभग 38 वर्ष की आयु में यह पद संभाला है। वे डेमोक्रेट्स D66 पार्टी के नेता हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डिक स्कूफ। उन्होंने 2025 में गठबंधन सरकार टूटने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर रॉब जेटन करेक्ट होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार जारी करी है। इस नीति का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन खतरे, डार्क वेब गतिविधियों और क्रिप्टो फंडिंग जैसे आधुनिक खतरों से निपटना है। ये नीति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। तो क्या है विरोध नीति का नाम? प्रहार। नेक्स्ट आता है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं कुछ हिंट आपको देता हूँ। धर्म गार्जियन जो है ये भारत और एक जो देश है उसके बीच होने वाला एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 7वां संस्करण अभी 2026 में आयोजित हुआ है उत्तराखंड में। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, सामरिक सहयोग और संयुक्त प्रशिक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी। और ये जो अभ्यास है ये दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने कंप्लीट करे हैं। आई होप आपने वीडियो ध्यान से देखा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑप्शन क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा OSS करंट अफेयर पैकेज को भी आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर का एक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें आपको हर मंथ जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए मंथली करंट अफेयर का इसका PDF मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा मैराथन्स होती है उनका PDF मिल जाता है, मंथली ई बुक्स मिल जाती है आपको। हमारी मंथली बुक जो है शंखनाद उसका PDF आपको मिल जाता है, मैगजीन मिल जाती है। मतलब करंट अफेयर का आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पैकेज में हर एक करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
तो एसएस करंट अफेयर पैकेज को आप एनरोल कर सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर पैकेज। इसको एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन है, वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को ये एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।